पहली अगस्त को जी बिजनेस ने किया था अपना पहला म्यूचुअल फंड अवार्ड्स और इसमें इंडस्ट्री के सभी दिग्गज शामिल हुए। इस अवार्ड सेरेमनी में परफॉर्मेंस, ट्रस्ट और एक्सीलेंस के आधार पर कुल 9 कैटेगरीज में 18 अवार्ड दिए गए और अब हम हर दिन अलग अलग विजेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड के चेयरमैन और सीईओ नील पारेख साहब। और नील पारेख साहब को मिला है सीईओ ऑफ द ईयर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का सिल्वर कैटेगरी अवार्ड। CEO of the Year Mutual Fund Industry. So it's Neil Parag Parekh, CEO, PPFAS Mutual Fund, Neil Parag Parekh, the winner in silver category. Congratulations, sir. और नील पारेख साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आप चेयरमैन और सीईओ हैं पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड के, और न सिर्फ इस कैटेगरी में सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड पीपीएफएएस म्यूचुअल फंड को मिला है, बल्कि राजीव ठक्कर साहब और रुकुन ताराचंदानी जी को उनको फंड मैनेजर ऑफ द ईयर इक्विटी का भी अवार्ड मिला है। तो 2 अवार्ड बड़े मिले हैं आपके फ़ंड को। सर बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। और आपके फादर पराग पारेख साहब बहुत ही प्रतिष्ठित है, उन्होंने इस फंड की स्थापना की, बहुत नाम कमाया है और उसके बाद आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से सर आपको अवार्ड की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू अनिल जी, शुक्रिया जी बिजनेस के लिए और आपके लिए कि हमको इतना अवार्ड दिए, मुझे अवार्ड दिया सीईओ ऑफ द ईयर, और मेरे कलीग्स राजीव और रुकुन को भी सीआईओ ऑफ द ईयर और फंड मैनेजर ऑफ द ईयर मिला। तो वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच। नील सर, आपको अवार्ड देना बड़ा मुश्किल काम था एक्चुअली, क्योंकि क्या है कि आपका फंड बिल्कुल सबसे अलग तरीके का है। मैं हमारे दर्शकों को बताऊं, आमतौर पे हम पराग पारेख म्यूचुअल फंड के नाम से आपके फ़ंड को जानते पहचानते हैं, और सर के फंड में सिर्फ एक इक्विटी स्कीम है। मतलब बाकी फंड में आपको 25-25, 30-30, 15-15, 20-20 स्कीम मिल जाएंगी, अलग अलग तरह की, 50 तरह की। सर सिर्फ एक स्कीम रखते हैं, और ऐसे में एक ही स्कीम वाले फंड को, इक्विटी में एक है, डेट में एक ही फंड वाली स्कीम को हम फंड हाउस का भी, सीईओ का भी अवार्ड दे दें या फिर सीईओ का भी दे दें, बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि लगता है ना कि सीईओ तो बहुत सारे फंड संभालते होंगे। ये इसके पीछे पर्पस क्या है? पहले आप उन दर्शकों को समझाइए क्यों आपके फंड की एक ही स्कीम है। तो मैं अराउंड 2012 में हमारा ये स्कीम निकला था, वी हैड जॉइंड इन 2012। तो वो टाइम हमको लगा कि बहुत स्कीम्स है और बहुत डिफरेंट नेम्स है होते हैं, पर अंडरलाइन तो सेम ही होते हैं, अंडरलाइन स्टॉक्स तो एक जैसे ही होते हैं। तो हमें नहीं लगा कि इतना डिफरेंशिएशन है स्कीम्स में, वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं ज्यादा। तो हमने लगा कि हमको जब हमारा फंड आएगा तो उसको एकदम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए, कि एक ही फंड में अगर हम सब कुछ कर सकते हैं। तो एक डिवाइस होता है फ्लेक्स स्विस आर्मी नाइफ, जिसमें एक डिवाइस होता है पर मल्टी फंक्शनैलिटी होती है। तो ऐसे पे हमने हमारा फंड लॉन्च किया कि हम सब अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं इसमें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, इंडियन इन्वेस्टिंग, अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस मार्केट कैप, कैश भी ले सकते हैं पोजीशंस की। तो एक ही फंड में अगर हम सब कुछ कर लेते हैं तो दूसरे स्कीम्स की जरूरत नहीं है, दैट्स वन। और दूसरा है कि अगर बहुत स्कीम्स होते हैं ना तो आपका माइंड का फोकस डाइवर्ट हो जाता है। अगर एक या दो स्कीम या बहुत कम स्कीम है तो पूरे ऑफिस, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद होता है, एक ही फोकस होता है कि ये स्कीम को बेहतर कैसे करने की। तो फोकस और सिंप्लीफिकेशन के लिए ही हमने बहुत ही कम स्कीम रखी है। इन्वेस्टर को भी बड़ी आसानी होती है। नहीं तो कहीं जब जब भी मैं जैसे जाता हूँ ना, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस में गए, सेमिनार में लोग मिलते हैं, हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए, इक्विटी में फंड लगाइए। वो बोलता है, सर कोई बेस्ट, कौन सी बेस्ट स्कीम है वो बता दो। अब फिर हम चक्कर में पड़ जाते हैं, अरे बेस्ट एक स्कीम का नाम आप कैसे लोगे, राइट? तो क्या ये इन्वेस्टर्स के लिए भी बड़े आराम की बात है कि एक ही स्कीम है, इसी में पैसा लगाना है? हाँ, तो एग्जैक्टली तो अगर फोकस्ड होती है फंड मैनेजमेंट की टीम के लिए, मेरे लिए, मेरे पूरे ऑर्गेनाइजेशन सेल्स टीम्स के लिए, कि हमको यही स्कीम बेहतर करनी है। और अगर हम सब अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में होती है, अगर हम एक ही स्कीम में ले सकते हैं तो हमारी अपॉर्चुनिटीज भी नहीं छूटती है। अगर हमको एक सेक्टर अच्छा लगा तो वो सेक्टर हमारे फ्लेक्सी कैप स्कीम की मतलब हाईएस्ट पोजीशन होगी या हाईएस्ट एलोकेशन होगी।
और अगर कोई सेक्टर नहीं अच्छा लगा तो वो नहीं होगी। ऑल्सो अगर बहुत ही नैरो स्कीम्स होती है तो उसमें आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इधर फ्लेक्सी कैप स्कीम होती है तो एकदम फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे फंड मैनेजमेंट के लिए। तो जहां भी अपॉर्चुनिटीज होती है हम उसके वी कैन एंटर, हम निवेश कर सकते हैं उसमें। तो आई थिंक ये इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होता है कि वो जानते हैं कि ये लोग अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो वो यही स्कीम में ही कर सकते हैं, दूसरी स्कीम को लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, और वो कंफर्ट में रह सकते हैं कि ये स्कीम में सब हो सकता है। अ, नील सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका फंड 3 साल, 5 साल, 1 साल, जिस भी समय में के दौरान आप देखें, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इक्विटी फंड हमेशा से रहा है। लेकिन उसके बावजूद है ना, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स की रिकमेंडेशन लिस्ट पे आता नहीं है। वजह शायद ये कि आप शायद आपका वो कमीशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम कुछ अलग है दूसरे फंड्स के मुकाबले में, जहाँ आप जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा मोबिलाइज कर रहे हैं पैसा, उनके लिए भी सेम है, जो कम कर रहे हैं उसी के लिए। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, ये कैसे आप करते हैं, ज़रा समझाइए। तो हाँ, ये काफी डिफरेंट है इंडस्ट्री के हिसाब से जो हम कर रहे हैं, कि हम सबको, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ही कमीशन देते हैं। तो इट्स अ वन कमीशन फॉर ऑल। तो ये अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, वो इट्स अप टू ईच वन। पर हमारे लिए क्यों ये जरूरी है यार, इम्पोर्टेंट है कि जब हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने, तो हमारी कम्युनिकेशन फंड के ऊपर होती है, क्या कुछ बड़े आइडिया पे होती है। ये नहीं कि हम प्राइस पे ही मसला करें या कॉन्वर्जेशन करें। तो मैंने देखा है कि अगर डिफरेंट कमीशन देते हैं तो मोर और लेस 70-80% ऑफ द टाइम वो कमीशन नेगोशिएशन में ही होता है। तो हमको लगा कि एक ही कमीशन देते हैं सबको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्चुअली हमें पसंद करते हैं, कि हमारी आइडियाज पसंद करते हैं, हमारी फिलॉसफी पसंद करते हैं, वही लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जो भी एक्सट्रीमली कमीशन ड्रिवन है, जो तो वो शायद नहीं आएंगे। तो उसमें भी फोकस्ड अप्रोच रहता है कि लाइक माइंडेड डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें ज्वाइन करते हैं, और उसमें अच्छा क्या होता है कि वो बहुत स्टिकी मनी हो जाता है, कि ये लोग हमारे हमारे साथ बहुत लंबे तरह समय तक इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है, पर हमारे लिए ये इट वर्क्स फॉर अस, सो वी आर फाइन विद इट। नहीं नहीं, ठीक बात है सर। आपके फ़ंड के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो आपने प्रिंसिपल बना रखे हैं कि हमें यही करना है, इस तरीके से करना है, और कई सालों से, भले ही मुझे पता है कि कई सारे नए फंड्स आपसे ज़्यादा एयूएम में जा रहे होंगे, लेकिन आप अपने जो प्रिंसिपल हैं उसके साथ बने रहते हैं, डटे रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, अब जिस तरह से नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, एसआईपी फ्लो आप देख रहे हैं 28,000 करोड़ ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, एयूएम इंडस्ट्री का 75 लाख करोड़ पे है, और स्पेशली जो यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आपके फंड की तरफ से जेनजी जो 30 साल से कम उम्र के नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, उनको क्या सलाह है, किस तरह से उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट को अप्रोच करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में? हाँ, तो आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट या सबसे जरूरी बात है कि ये इन्वेस्टर को, जो नए आए हैं, जो अभी भी लास्ट 2-3-4 साल में आए हैं, उनको वही कम्युनिकेशन है कि ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो लास्ट ऑनेस्टली कोविड के बाद लास्ट 5 इयर्स हमने इतना डाउनटर्न देखा नहीं है। तो ये नए इन्वेस्टर ने डाउनटर्न नहीं देखा है, या मार्केट ऐसे उन्होंने ओनली राइजिंग मार्केट देखे हैं। लास्ट 1 ईयर रिटर्न आप देखिए, वो 0 to -2% जैसे रहेंगे, तो रिटर्न नहीं मिला है लास्ट ईयर। तो हमारी वही कोशिश है कि ये कम्युनिकेशन दिए कि ये 5 to 7 इयर्स मिनिमम का खेल है। मतलब आप इसमें डटे रहो 5-7 इयर्स, 7, अगर आप डेकेड्स में सोचेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपका। आप ये परफॉर्मेंस चेजिंग मत करो कि अच्छा ये फंड 6 महीने के लिए अच्छा था तो मैं अभी उसमें जाऊंगा। आप अपना गोल्स प्लान कीजिए, आपका एसेट एलोकेशन प्लान कीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस पे स्टिक करिए, और वो लंबे समय तक आप निवेश रखिए।
तो यही कोशिश है कि सबको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि आज कितने प्रोडक्ट्स आते हैं और अभी आज सब वॉट एवर इट इज देयर वो क्लिक ऑफ द बटन है, तो हमारा माइंड ऐसा हो गया है, एकदम शॉर्ट टर्म हो गया है, एटलीस्ट द न्यू जनरेशन। तो उनको ये समझना जरूरी है और हमारा हमारा काम है उनको समझाना कि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये टेस्ट मैच क्रिकेट है, 2020 नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है सर। यही थोड़ी सी थॉट प्रोसेस, क्योंकि 2020 का ज़माना भी है और वो ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो इसलिए नई जनरेशन उस एंगल से सोचती भी है इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। नील सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। एक बार फिर से आपको, राजीव सर को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं और इसी तरह से आप करते रहें इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाने के लिए, और अच्छा आप बढ़िया से बढ़िया काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ बनाएं, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी, और जी बिजनेस के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।